तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में, जहां हम लोग प्रतिदिन की होने वाली घटनाओं से जो सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको डिस्कस किया करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग आज का मोटिवेशनल कोट देखेंगे। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो ध्यान रखिए, अभी भले ही आप नाकामयाब हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो लोग आप पे हंसते होंगे। आपके संगी साथी होंगे जिन्होंने काम पकड़ लिया होगा, या कुछ रिलेटिव्स होंगे, खास करके संबंधी लोग बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं। तो कोई बात नहीं है, उनको हंसने दीजिए, आप अपना मेहनत करने दीजिए, जरूर आप इतिहास रचिएगा, कुछ न कुछ जरूर बेहतर कर लीजिएगा। ठीक है, इसी विचार के साथ शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब को। चलते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो बताना है तीन किन लोगों के बीच में यह हस्ताक्षर हुआ है। तो इसका सही जवाब है, सही जवाब मैं बता देता हूँ। ये भारत सरकार नहीं, भारत सरकार के बीच में नहीं हुआ है। राष्ट्रीय सचिवालय ये भी नहीं, राष्ट्रपति सचिवालय के साथ भी नहीं हुआ। हाँ, ये है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। संसदीय कार्य मंत्रालय जो है, इसके साथ किसके द्वारा किया गया है? एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, आप लोग को पता होगा जो एनसीआर है। तो एनसीआर दिल्ली सरकार के, और साथ ही साथ दिल्ली विधानसभा, इन तीनों के बीच में एक सिग्नेचर हुआ है, एक तरह का हस्ताक्षर हुआ है। किस विषय पे? राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। अच्छा, इससे होगा क्या? अगर देखिए इससे क्या फायदा होगा, तो यह विकास दिल्ली को राष्ट्रीय जो ई विधान एप्लीकेशन है, ठीक है, नेवा प्लेटफॉर्म में शामिल करने वाली 28वीं विधानसभा के रूप में चिन्हित करता है। और राजधानी में डिजिटल प्रशासन की, जो डिजिटल शासन है, डिजिटल तरीके से प्रशासन को चलाना है, उस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और इससे पूरे के पूरे दिल्ली सरकार को, पूरे दिल्ली प्रशासन को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास, ध्यान रखना है इंटैक, ये ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास जो है इंटैक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आपका अजय सिंह यादव, नहीं, उसके बाद अशोक सिंह, हाँ यही सही जवाब है, अशोक सिंह ठाकुर। देखिए यहाँ तस्वीर लगी हुई है, अशोक सिंह ठाकुर। ठीक है, तो अशोक सिंह ठाकुर को, ये नहीं है, डी नहीं है, डी नहीं है, ये मिस प्रिंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अशोक सिंह ठाकुर, अशोक सिंह ठाकुर को 3 साल के कार्यकाल के लिए यहाँ पे चुना गया है। 22 मार्च को नई दिल्ली स्थित जो इंटेक है उसके मुख्यालय में यहाँ बैठक हुई थी, और उसी में यह चुनाव किया गया है, इस तरह का निर्णय लिया गया है। जो भारत की कला है, जो प्राचीन कला है और जो संस्कृति है, उसको संभालने का कार्य करती है, उसको पूरे विश्व में जो है उसकी ख्याति को और भी बढ़ाने के लिए नए नए तरीके बनाती है, काम करती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, साल 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया है? ध्यान रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह मिलता है हिंदी साहित्य में, ये ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य। ठीक है, तो किनको मिला है? विकल्प आपके पास 4 है, मनीषा कुलश्रेष्ठा या फिर विनोद कुमार शुक्ल। अच्छा, यही है, यही सही जवाब है, विनोद कुमार शुक्ल। ध्यान रखना है किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये है छत्तीसगढ़ के। ध्यान रखना है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के पहले हैं ये भी ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ के पहले हैं, फर्स्ट छत्तीसगढ़ी जो है, कह सकते हैं आप, फर्स्ट छत्तीसगढ़ी हैं जिनको कि यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, जो भारत में हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य का यह सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार, ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर कभी पूछा जाए, कभी यह भी पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार क्या होता है, तो बताएंगे कि क्या होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो ये दिया गया है किनको? विनोद कुमार शुक्ल को। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, अच्छा इसका शॉर्टकट ध्यान रखिएगा, IRDAI। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हाल ही में किस समिति में 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की है? तो किस समिति में, समिति का नाम बताना है। इसका समिति का नाम क्या है? लेखा सलाहकार, नहीं लेखा सलाहकार नहीं है, बीमा। ठीक है, ये सही जवाब है बी। तो बीमा सलाहकार समिति के द्वारा यहाँ पे इसके अंदर 5 नए सदस्यों की यहाँ पे क्या की गई है? यहाँ पे नियुक्ति कर दी गई है, किसके द्वारा? भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण जो है, IRDAI, उसके अंदर में। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, वेव्स 2025, जो वेव्स 2025, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें ये जो प्रतियोगिता है उसके बारे में आज सवाल है कि WAM, एनीमे, एनीमे आप लोग जानते होंगे, एनीमे बहुत सारे लोग देखते भी होंगे। ठीक है, कार्टून टाइप का थोड़ा होता है, जापानीज कोरियन कल्चर में इसको ज्यादा
देखा जाता है। और साथ ही साथ मांगा प्रतियोगिता यह कहाँ पे आयोजित किया गया है, किस जगह पे, ठीक है। तो विकल्प आपके पास है बेंगलोर, मुंबई। अच्छा, मुंबई सही जवाब है। अब ज्यादा मान लीजिए ऊपर में ही सही जवाब है तो नीचे का ऑप्शन नहीं देखना। वेव्स 2025 जो पहले से ही मुंबई में चल रहा है, आपको पता होगा किस सेंटर में। अच्छा, पूछे कि कहाँ पे चल रहा है तो ये भी ध्यान रखिएगा, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर और साथ ही साथ जियो वर्ल्ड गार्डन, इन दोनों में यह चल रहा है। कहाँ पे शहर अगर पूछे तो ध्यान रखना है आपको मुंबई। कब से कब तक चलेगा, तो अभी 4 मई तक इसको समाप्त किया जाना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 4 मई तक इसको समाप्त किया जाएगा, 4 मई तक अभी तक चलेगा, आगे होने वाला है, ठीक है। उसके बाद प्रतियोगिता देख लिया जाए तो WM एनीमे और मांगा प्रतियोगिता, ये मैंने बता ही दिया। 1 से 4 मई तक ये चलेगा, 4 मई को समाप्त हो जाएगा। जगह अगर कभी पूछे तो मुंबई। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रतियोगिता भी ध्यान रखिएगा कि ये एनीमे वाला जो प्रतियोगिता है ये वेब्स में ही चल रहा है। वेब्स आपको पता होगा, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट यहाँ किया जा रहा है। मीडिया और मनोरंजन दोनों को एक साथ जोड़ा जा रहा है ताकि इसको और भी ज्यादा क्या किया जाए, और भी अलग अलग क्षेत्र में इसको बढ़ाया जाए, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, कवि फिल्मोत्सव। ध्यान रखिएगा, कवि फिल्मोत्सव का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है। यूटी, ध्यान रखिएगा, यूटी, यूनियन टेरिटरी। तो किस यूनियन टेरिटरी में हुआ है। अच्छा, अगर तस्वीर आप लोग देखें तो यहीं से समझ जाएंगे, ये है राज्यपाल, ठीक है ना। तो इनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा, और ये कहाँ के हैं, J&K। कहाँ के हैं ये, J&K। तो इसका सही जवाब खुद ब खुद आपको पता चल गया कि कौन सा है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर जो सीने एसोसिएशन है, सिनेमा का एसोसिएशन है, JKCA भी बोलते हैं इसको, JKCA, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर सिनेमा एसोसिएशन जो है, उसने यहाँ पे एक नई पहल की है और कवि फिल्मोत्सव जो है इस नाम का एक नया कार्यक्रम यहाँ पे बनाया है, इसको घोषित किया है। यह क्या होगा, पहला मेगा फिल्म महोत्सव होगा एक तरह से पूरे जम्मू एंड कश्मीर का, पूरे J&K का पहला एक तरह का मेगा मेगा फिल्म महोत्सव होगा, जिसमें विजेताओं के लिए पर्याप्त नगद पुरस्कार भी है। और इससे क्या होगा, अगर पुरस्कार मिलेगा तो बढ़िया वहाँ प्रतिस्पर्धा होगा, उसमें नए नए कलाकार, नए नए और उसमें इंटरटेनर वहां उभर करके सामने आएंगे, ठीक है साथियों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, कुरुक्षेत्र में आबकारी और कराधान विभाग की एक मुश्त निपटान योजना। एक मुश्त निपटान योजना, एक मुश्त का मतलब क्या है, एक ही साथ, एक साथ ही, ध्यान रखिएगा। तो एक साथ ही यहाँ पे निपटान योजना चल रहा है कि एक साथ जो भी समस्या है सबको क्या किया जाए, निपटाया जाए। तो ये किसके द्वारा किया गया है, मनोहर लाल खट्टर, बंडारू दत्तात्रेय, नायब सिंह सैनी। अच्छा, यही सही जवाब है, नायब सिंह सैनी, ये ध्यान रखिएगा, नायब सिंह सैनी। अब ये वहां के सीएम है, ये सीएम है, ये भी ध्यान रखिएगा, सीएम भी यही है। कहाँ, अच्छा, राज्य अगर पूछ ले कुरुक्षेत्र तो आपको पता चल ही गया होगा, राज्य कौन सा है, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा के सीएम भी हैं नायब सिंह सैनी, और इन्होंने एक घोषणा कर दी है। यहाँ कार्यक्रम था एक, तो वहाँ कुरुक्षेत्र में आबकारी एवं कराधान विभाग के अंतर्गत एक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें ये गए थे। तो इन्होंने बोला कि एक मुश्त निपटान योजना यहाँ पे मैं लागू कर रहा हूँ। अब इसमें जो भी समस्या होगी एक साथ ही सारी समस्याओं का क्या किया जाएगा, निपटान किया जाएगा, एक ही जगह पे सारा कुछ किया जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की और। अगला सवाल है हमारा, भारत और किर्गिस्तान के बीच, ध्यान रखिएगा, किर्गिस्तान जो है ये कहाँ है, तो सेंट्रल एशिया में, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल एशिया, ये ध्यान रखिएगा, एशिया। अच्छा, सीए का मतलब कुछ और भी आप समझ सकते हैं, तो पूरा मैं लिख देता हूँ, सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया का ये देश है, इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। नाम देखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, नाम क्या है इसका, खंजर, खंजर 12, खंजर 12, XII है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रोमन में अगर XII लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये है आपका 12, है कि नहीं, ठीक है। तो इसका सफलतापूर्वक समापन कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है, जगह बताना है। अच्छा, जगह बताइए, यहाँ पे अगर आप लोग तस्वीर देखें तो इसमें मैंने जगह मार्क कर रखा है, टॉकमॉक। तो यहाँ टॉकमॉक आप लोग ध्यान रख सकते हैं, यहीं से सही जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये देख लीजिए जरा, इसके बारे में कुछ और हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे कब से कब तक चला है, यह 12वां संस्करण है, इसी कारण इसको 12 नाम दिया गया है, इसी कारण इसको 12 नाम दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसको 12 नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये 12वां संस्करण था। कब से कब, 10 मार्च से चल रहा था, 23 मार्च को यह समाप्त हो गया, तो इसका समापन हो गया। किसके किसके बीच में हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा, भारत और किर्गिस्तान। भारत के तरफ से पैरासूट रेजिमेंट जो है, उनके यहाँ पे सिपाही लोग थे, उनके सैनिक लोग थे, और किर्गिस्तान की तरफ से किर्गिस स्कॉर्पियन ब्रिगेड जो है, जो वहां का ब्रिगेड है किर्गिस स्कॉर्पियन ब्रिगेड, उसके सैनिक यहाँ पे शामिल हुए हैं। दोनों देश के बीच में इससे सैन्य अभ्यास से जो सहयोग है वो बढ़ेगा, दोनों देश के बीच के रिश्ते और बेहतर होंगे, आतंकवादी जो विरोधी क्षमता है वो भी यहाँ पे मजबूत होगा। और क्योंकि आतंकवाद से लड़ने के लिए आपको पता है, आतंकवाद से लड़ने में तो भारत को महारत हासिल है। पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद करते रहता है और उसका मुंह तोड़ जवाब देता है भारत।
तो उस तरह के आतंकवाद विरोधी क्षमता को भी यहाँ मजबूत किया जाएगा। क्या-क्या किया गया? तो यहाँ स्नाइपिंग किया गया, जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग इंटरवेंशन कि मान लीजिए किसी बिल्डिंग के अंदर कोई इतना बड़ा बिल्डिंग है और बिल्डिंग में कहीं कोई आतंकवादी यहाँ पे छिपा हुआ है, तो कैसे यहाँ से नीचे से जाएँगे, कैसे ऊपर से जाएँगे, कैसे खिड़की से जाएँगे, इस तरह से अलग-अलग जटिल यहाँ कॉम्प्लेक्स इंटरवेंशन का तरीका दिखाया जाता है कि कैसे इसको करेंगे। साथ ही साथ यहाँ माउंटेन क्राफ्ट भी हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। माउंटेन क्राफ्ट भी हुआ है और आतंकवादी विरोधी अभ्यास जो चल रहा है, ये तो चल ही रहा है। अब देख लेते हैं सेंट्रल एशिया में कंट्री। सेंट्रल एशिया में देखिएगा आप लोग 5 कंट्रीज है, ध्यान रखिएगा आप लोग कितने कंट्रीज हैं? 5 कंट्रीज। पहला ध्यान रखना है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। तो पहला ध्यान रखना है आपको देश कजाकिस्तान। दूसरा ध्यान रखना है किर्गिस्तान, दूसरा ये किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। अच्छा यहाँ तो है किर्गिस्तान, ध्यान रखिएगा। अगला ध्यान रखिएगा तजाकिस्तान, ताजिकिस्तान। 3 हो गया और चौथा ध्यान रखिएगा तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और पांचवा देश ध्यान रखिएगा आप लोग उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया का अगर कभी कंट्री पूछे कि कितने कंट्री है, तो ये आप बता सकते हैं कि इसमें सेंट्रल एशिया में 5 कंट्री है। भारत इसके साथ बहुत ही बेहतर अभी संबंध बनाने के प्रयास में है, क्योंकि सेंट्रल एशिया का मार्केट अगर भारत के लिए खुलेगा तो बहुत ज्यादा भारत को यहाँ फायदा होने वाला है। अच्छा ये पहले जो है 1991 से पहले, मतलब जब यूएसएसआर था, जब यूएसएसआर था तो ये सारे के सारे देश किसे किसके अंतर्गत थे, ये भी ध्यान रखिएगा, इसी के अंतर्गत थे। जब यूएसएसआर टूटा तो रसिया एक बड़ा देश बना, 15 देशों में टूट गया, उसमें से 5 देश ये भी निकले हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा पारंपरिक सिग्मो सिग्मो महोत्सव। अच्छा ये देखिए सिग्मो महोत्सव, इसको सिग्मोत्सव भी कहते हैं, 2025 कहाँ शुरू हो गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब महाराष्ट्र नहीं है, राजस्थान नहीं, उड़ीसा, अच्छा ये रहा गोवा। सही ध्यान रखिएगा आप लोग, गोवा। ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है, किस समुदाय, समुदाय अगर ध्यान आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा हिंदू समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। किस तरह का है? तो रंगों का त्योहार है, ये भी ध्यान रखिएगा, रंगों का त्योहार है। ये भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग, कभी अगर इस पे सवाल आ जाए कि रंगों का त्योहार है। यहाँ पारंपरिक यहाँ नृत्य भी होता है, भव्य तरह से झांकी को भी निकाला जाता है। ठीक है, कब से कब तक चलेगा अगर पूछा जाए तो 15 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक यह चलने वाला है। विभिन्न शहरों और कस्बों में चलेगा। यहाँ पे अलग अलग तरह की लोक नृत्य होंगी, जैसे जिसको घोड़े मोहिनी बोल दीजिए, फुगड़ी बोल दीजिए, दशावतार, रणमाने और समाई, अलग अलग तरह के नृत्य होगा। बहुत सारे पौराणिक कथा है उनको लाया जाएगा, लोक संस्कृति को यहाँ पे दिखाया जाएगा, पारंपरिक जीवन शैली है उसको भी दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, कहाँ का? गोवा। ध्यान रखिएगा आप लोग, गोवा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, अच्छा अगला देख लीजिए, अगला सवाल नहीं, अगला एक टॉपिक है। टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विश्व टीपी दिवस जो है 2025, अभी हाल ही में 24 मार्च को जो मना है, इसका महत्व क्या है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, इस साल का थीम अगर पूछा जाए कि थीम क्या रखा गया है, तो थीम है हाँ हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए पहले क्या करना है? संकल्प लेना है, फिर निवेश करना है, मतलब उसमें समय लगाइए, अपना टाइम लगाइए, अपना रिसोर्स लगाइए और उसके बाद क्रियान्वयन करिए, उसके बाद अपना काम करना शुरू कर लीजिए। अगर पूछा जाए कि यह बीमारी कैसे होता है, तो ध्यान रखना है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस, माइक्रो है, माइक्रो, माइक्रो नहीं, माइको नहीं है, माइक्रो, माइक्रो ट्यूबरोक्लोसिस जो माइक्रो बैक्टीरियम है, इस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वायु जनित रोग है, ये ध्यान रखिएगा, वायु जनित। अच्छा जो भी वायु के द्वारा होगा वो कैसे फैलेगा? तो खांसने से, छींकने से, थूकने से हवा में चल जाएगा और वही आप फिर सांस लीजिएगा तो आपके अंदर आ जाएगा। इसका रोकथाम और उपचार कैसे कर सकते हैं? तो बीसीजी का टीका लगा सकते हैं या फिर शीघ्र निपटान भी कर सकते हैं और एंटीबायोटिक का दवा चला करके भी इसको ठीक किया जा सकता है। अगर इसका देखा जाए वैश्विक प्रभाव, तो बहुत ही यहाँ संक्रामक बीमारी है और पूरे के पूरे विश्व पे इसका क्या है? कहर बरपता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है हमारा वैश्विक इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान मार्च 2025 तक क्या था? तो मार्च 2025 तक बताना है किस स्थान पे है। तो यहाँ देख सकते हैं खबर आप लोग, इंडिया बिकम वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर। तो ध्यान रखना है, इसका सही जवाब क्या है? दूसरा, दूसरा सबसे बड़ा यहाँ उत्पादक बन करके उभरा है। ठीक है, अगर देखा जाए 2014 से 2022-23 में, तो यहाँ 42% की वृद्धि हुई है इसके इस्पात स्टील उत्पादन में। यहाँ पे 126.26 मिलियन टन तो 2023 तक ही हो गया था। अभी अगर इस साल की बात की जाए, अगर इस साल में अगर देखा जाए, तो 2025 में देश में जो इस्पात की मांग है वो 8% और वृद्धि ही होने वाली है, मतलब और बढ़ने ही वाला है। तो अगर मांग बढ़ेगा तो उसके लिए सप्लाई भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर देखा जाए राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य है आपका उड़ीसा जो उत्पादन करता है, दूसरा झारखंड है और तीसरा छत्तीसगढ़ है।
चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हम देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी है? ठीक है, तो यहाँ वेतन में इनको तो बहुत ज्यादा 24% की वृद्धि हुई है, ध्यान रखिएगा। पहले 1 लाख था, पहले इनका कितना था वेतन, तो 1 लाख, अब क्या हो गया है 1.24 लाख। ठीक है, मतलब 1,24,000 रुपया सांसद लोगों का अब और ज्यादा पैसा इनको मिलने वाला है। साथ ही साथ सिर्फ देखिए वेतन ही नहीं बढ़ा है, सिर्फ वेतन नहीं बढ़ा है, भत्ता, जो इनका भत्ता है ये भी बढ़ गया है। ये भत्ता भी हो गया है 2500 रुपए, दैनिक भत्ता, मतलब हर दिन का भत्ता है 2500 रुपया। और साथ ही साथ अगर पेंशन देखा जाए तो पेंशन भी बढ़ गया है, पेंशन भी बढ़ करके अब 31,000 रुपया हो गया है। ध्यान रखिएगा कितना रुपया हो गया, 31,000। कब से लागू होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं कब से लागू होगा। घोषणा तो अभी हुई है, घोषणा तो कल हुई है, लेकिन लागू कब से होगा, तो लागू ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2023 से यहाँ पे लागू होने वाला है, मतलब पीछे से ही, पीछे के तिथि से ही लागू होने वाला है। इसकी संसदीय कार्य मंत्रालय जो है, इसने क्या किया है, यहाँ अधिसूचना जारी करके इस विषय में बताया है। ठीक है साथियों, इसी के साथ जितने सवाल हो सकते थे उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। अब आप लोगों से एक निवेदन है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, इससे आपके परीक्षा की तैयारी में कुछ मदद मिलती है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जो भी साथीगण है उनके साथ इसको, वीडियो को फैला सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें। बेल आइकन को दबाने से जो भी अगली वीडियो होगी, जो भी सूचना होगी, वो आप तक यथाशीघ्र पहुंच जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।